बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आज की वीडियो का उन्वान है जिस पे हम आज लेक्चर देंगे वो है डिज़ीज़, जिसको आप डिज़ीज़ का नाम देते हैं वो है कैंसर। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है। तो इसको वैसे भी होम्योपैथ्स इसको डिस्कस नहीं करते, बहुत कम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में इसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है। बहुत कम लोग इसका होम्योपैथिक में जाके इलाज कराते हैं। तो कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर जो क्लासिकल वे में ट्रीटमेंट नहीं करता, वो इनकार कर देता है कि मैं ये इलाज नहीं कर सकता अगर कोई पेशेंट चले भी जाए। तो उसी तरीके से एज़ यूजुअल जो हमने पुराना एक तरीका अपनाया है कि पहले हम डिज़ीज़ के कॉमन सिम्टम्स पेशेंट्स को और डॉक्टर को बताएंगे कि ये कौन से ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि आपने सिर्फ उसको फोकस करना है, उसको अपनी केस टेकिंग में और उसको अपने इलाज का हिस्सा नहीं बनाना। ठीक है ना जी। अब उसमें पहले तो कैंसर क्या है इसको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। देखिए जी, कैंसर मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर होते हैं। अब उसमें जिस्म के जो खुलिये होते हैं ना, वो बेकाबू अंदाज में बिगड़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और वो खुलिये डिस्टर्ब हो जाते हैं। और खुलिये जो होते हैं जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो आपके ऑर्गन्स को डैमेजेस करना शुरू कर देते हैं और आपके सिस्टम को ख़राब करने लग जाते हैं। और इसका असर जिस्मानी भी होता है और इसका असर जहन पे भी आ जाता है। ज़ाहिर बात है, दोनों तरफ से कमज़ोरी होती है। और पेशेंट ये सोच रहा होता है, पेशेंट के ख्याल में कोई भी इंसान होगा जब उसको ये पता चलेगा कि उसको कैंसर हो चुका है या होने वाले में तो नहीं पता चलता, लेकिन हो चुका है, तो वो एकदम से उसकी वाइटल फोर्स डाउन हो जाती है। वो बेचारा मौत के बारे में सोचने लग जाता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम, ये भी कॉमन सिम्टम। और उसकी वाइटल फोर्स खराबी की तरफ जा रही होती है। ठीक है ना, अंदरूनी समझ ले बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है, डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो कि कॉमन है। इसमें और कौन से कॉमन है, जैसे वज़न अचानक से कम होना शुरू हो जाता है, भूख खत्म हो जाती है पेशेंट की, कहीं जिस्म में कोई गिल्टी ऐसी हो जाती है जो सख्त गिल्टी होती है, जिसमें पेन होती है, जिसमें दर्द होती है, उभार होता है। इसमें छाती का कैंसर भी होता है, गदूद का कैंसर भी होता है, मैदे का कैंसर भी होता है। इसमें आपके ब्लड ब्लड की बहुत सारी ब्लड का कैंसर भी आ जाता है इसमें। ठीक है ना। अच्छा, ये कॉमन सिम्टम बता रहा हूँ। खून आना शुरू हो जाता है यूरिन से, स्टूल से, ठीक है ना, मुंह से, खांसी करने से। और जिस्म का जो रंग है वो बदलना शुरू हो जाता है, कभी नीला हो जाता है, कभी पीला हो जाता है, मतलब वो चेंज होने लग जाता है, नहीं असल हालत से मुख्तलिफ हो जाता है। बुखार मुस्तकिल, पेशेंट को बुखार, सोजिश स्टार्ट हो जाती है और गम उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। देखें जी, ये वो सिम्टम्स हैं जो कॉमन है, जो कॉमन कैंसर में आपको मिल जाएंगे। अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो उसके कॉमन सिम्टम्स होंगे, और वो ब्लड का जो दूसरे पेशेंट्स होंगे उसमें भी वो सिम्टम्स मौजूद हैं। अब होम्योपैथिक क्या करती है? अब होम्योपैथिक के पास कैसे जाया जाए? एक बंदा है, उसको अगर कैंसर खुदा ना खास्ता डायग्नोज हो जाता है, तो उसकी पहली ही तरजीह ये होती है कि कौन सा स्टेज पे वो डायग्नोज होता है। पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा स्टेज, जो भी स्टेज है उसके हिसाब से उसका एलोपैथिक में जो ट्रीटमेंट मौजूद है लोग वो कराते हैं। अब ये वो कॉमन सिम्टम हैं जो पेशेंट में मौजूद होते हैं या हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब क्लासिकल वे में आप जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आएंगे, पाकिस्तान में बहुत कम रेशो है जो कैंसर का इलाज होम्योपैथिक वे में कराते हैं।
लेकिन दूसरे ममालिक में बाकायदा हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं और बाकायदा उनका ट्रीटमेंट होता है और बाकायदा वो ट्रीट होते हैं। वो केमोथेरेपी और वो और जो भी थेरेपीज़ हैं वो नहीं कराते। दूसरे ममालिक की बात कर रहा हूँ। अब हमारे मुल्क में इसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर्स नहीं हैं जो सही होम्योपैथिक वे में पेशेंट का इलाज करें, वो नहीं हैं तो बहुत कम हैं। अगर होते भी हैं, उनके पास पेशेंट आता भी है तो वो रिपोर्ट्स देख के डर जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंट नहीं होता कि भाई हम इस बंदे को क्या कहें। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो हमने मुख्तलिफ वीडियोस में भी डिस्कस की है आम आवाम के लिए भी, कि हम कभी भी बीमारी के नाम पे इलाज नहीं करें। देखें ना, एक कैंसर का नाम सुन के आम बंदा भी हिल जाएगा, हर कोई हिल जाएगा, कैंसर। तो ये बीमारी का एक नाम है जो पूरी दुनिया में लोगों को बता दिया गया है और पता है कि जी कैंसर है और इसके ये सिम्टम्स होते हैं और बंदे के ऐसे दिन ब दिन तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो मौत के करीब चले जाता है। अच्छा, दूसरी बात हमने इसमें डिस्कस की थी इंडिविजुअल, इनफरादी। देखिए जी, हमारे पास जब पेशेंट आएगा तो वो इंडिविजुअल होगा। ये तो कॉमन है, ये सिम्टम्स उसने नहीं देने और ना ही डॉक्टर ने ये सिम्टम्स लेने हैं। अगर वो दे रहा भी है तो डॉक्टर उसको सिर्फ नोट कर ले, जो भी कर ले, लेकिन इसको अहमियत नहीं देनी। अब होम्योपैथिक में हमने क्या करना है, सबसे पहले जो होम्योपैथिक में हमने ट्रीटमेंट, अगर हमारे पास कोई कैंसर का, सपोज एक कैंसर का पेशेंट आता है, ठीक है, अब उसको एक्स वाई जेड कोई भी कैंसर हो, जो मैंने अभी डिस्कस किए आपके सामने, हमने सबसे पहले उसकी फैमिली हिस्ट्री लेनी है। फैमिली हिस्ट्री से मुराद उसकी, उस पेशेंट को भी ये जहन में रख के जाना है कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो अपनी फैमिली हिस्ट्री देगा। अब उसकी फैमिली हिस्ट्री में अगर उसके माँ बाप को, उसके माँ बाप के रिलेशंस में, क्लोज रिलेशंस में बहन भाइयों को या उनके माँ बाप को कैंसर हुआ हो, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फोकस, उसको हमने रखना है, उस पॉइंट बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। क्योंकि वो जो कैंसर आ रहा होगा मौरूसी बीमारियों में आ रहा होगा। तो जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, मौरूसी बीमारियां होती हैं, उसको तरीक़ाकार उसका मुख्तलिफ होता है। उसको हमने किस तरीके से उसकी पूरी केस टेकिंग करनी, और उसका पहला जो स्टेप, मैं क्यों इसमें कह रहा हूँ फैमिली हिस्ट्री लेनी है, तो पहला स्टेप भी कैंसर आप सुनेंगे तो आपने पहले ही देखना है कि इसको कैंसर कहीं इसकी फैमिली में तो नहीं। अगर तो उसकी फैमिली में है तो उसको किसी और तरीके से हमने उसकी केस टेकिंग कर, और अगर वो किसी वजह से हुआ, थर्ड बात, थर्ड जो इसमें आंसर आता है, ये पॉइंट आता है, वो ये है कि क्या वजह हुई जिसकी वजह से उस बंदे को, उस बच्चे को, कई बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते हैं और वो खुदा न खास्ता कैंसर में डायग्नोसिस हो जाती हैं। खून की कई ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे पैदा होते ही साथ, थैलीसीमिया, ठीक है ना, इस तरह की बीमारियां उसमें आना शुरू हो जाती हैं और वो डायग्नोसिस होती हैं और वो बच्चे बेचारे सारी ज़िंदगी खून चेंज करा रहे होते हैं, उनका इलाज हो रहा होता है। तो ये ऐसे, इसकी वजह क्या है कि फैमिली हिस्ट्री की लेने की वजह ये कि वो जो बीमारी ट्रांसफ़र हुई है वो माँ बाप की वजह से नहीं हुई, वो मरूसी आ रही, मारूसी पीछे से आ रही है, दादा दादी नाना नानी उसमें किसी को होगी, फिर बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं हुई। ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप को नहीं होगा तो एक बच्चे को होगा और नाना नानी में से किसी एक को होगा या दादा दादी में से किसी एक को होगा, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने इसकी फैमिली हिस्ट्री लेनी है। फिर उसके बाद अगर हमें फैमिली हिस्ट्री मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो उसके बाद जो एक बंदा जवान हुआ, उसके बाद वो बूढ़ा हुआ, मोस्टली जो कैंसर अब जो आ रहे हैं वो जवानों में भी आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो बूढ़ा हो जाता था बंदा, 50-60 साल की उम्र में चले जाता था तो मुख्तलिफ तरह के कैंसर आने शुरू हो जाते थे और लोग कहते थे यार बस ये तो उम्र का तकाजा है।
लेकिन अब जवानों में, बच्चों में भी ये चीज़ आ रही है, तो उसके पीछे वजह है। वो वजह ढूंढना एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर का काम है, और जो पेशेंट है उसको बताना चाहिए कि ये वजह थी, और वो खुल के बात करें। अब उसमें क्या सिम्टम्स हमने पेशेंट के लेने हैं, देखिए जी, उसमें पेशेंट के हमने जो सिम्टम्स लेने हैं, मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आपके पास आता है, वो उसके उसके एहसासात दब चुके हैं। वो मिसाल के तौर पे उसने एक, हम एक औरत को ले लेते हैं। अगर वो एक औरत एक अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक थी जब उसकी शादी हुई, वो जब दूसरे घर में गई, तो उसने वहाँ का माहौल, वहाँ का हिसाब किताब, उसमें सख्तियाँ, उसमें उसमें जुल्म होता था, उसको खाविंद मारता था, उसको सास मारती थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ सरवाइव करते थे, और उसके चेहरे पे स्माइल होती थी, और उसके अंदर उसका जो एंगर था वो सप्रेस्ड होता था। और एक वक्त ऐसा आता था, आया, जब वो कुछ उम्र के इस तकाजे में, उम्र के इस लेवल पे पहुंच गई, तो एकदम से डायग्नोस हो गया कि जी उसको कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या कोई ट्यूमर हो गया, या कोई जो औरतों में कैंसर होता है, ठीक है जी। अब डॉक्टर्स तो जो एलोपैथिक है वो तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जो जैसे वो कैंसर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अब होम्योपैथिक ढूंढेगा कि क्या वजह, वो वजह ढूंढी जाएगी। वो सप्रेशन, देखिए जब आप गुस्सा सप्रेस होता है, देखिए एक बंदे को गुस्सा आता है, वो जाता है दरवाज़ा मार के अपना गुस्सा निकाल देता है, या चीज़ तोड़ के, कोई चीज़ को तोड़ के अपना गुस्सा निकाल देता है। लेकिन एक बंदा खामोश हो जाता है, अंदर पी जाता है, और जाके वो कमरे में जाके रोता है। वो अपना गम जो है ना किसी को बताता नहीं, अपने माँ बाप के सामने भी वो स्माइल दे रहा होता है, और उसका जो माहौल होता है सख्ती का माहौल होता है। इसी तरह कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बचपन में बड़ा सख्ती का गुजरा होता है, माँ बाप मारते हैं, स्कूल में मारते हैं, स्कूल में मारा जाता है, पनिशमेंट दी जाती है, और वो उनकी जो इज्जत नफ्स है उस पर हिट होती है, और वो आहिस्ता 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 ग्रो करता है। अच्छा, इसमें मैं एज़ यूजुअल, जैसे कोई बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कैंसर में काम आती हैं, और उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, तो मैं थोड़ा सा पेशेंट्स को समझाने के लिए इसको डिस्कस इसलिए करता हूँ कि पेशेंट को पता चले कि हमने कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमने देने हैं। पहले तो वजह बता देखें, ये जो पेशेंट होगा या होगी, जैसे एक खातून की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, वो घर में ही रहेगी, वो घर से बाहर नहीं जाएगी। वो मिसाल के तौर पे घर का माहौल उसका इतना सख्त होगा, सबके काम करेगी, सबके लिए वो। और उसको किससे प्यार होगा, उसको पौधों से प्यार होगा, उसको पेंटिंग्स करने का, बचपन में पेंटिंग्स करने का, अगर वो बचपन में होगी तो बचपन में पेंटिंग्स करने का शौक होगा। वो अपने एहसासात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते ऐसे लोग, ठीक है ना। ऐसे लोग कभी भी अपने एहसासात शेयर नहीं करते, फिर वो पेंटिंग की सूरत में, या वो कहने का मकसद है के साथ कोई ऐसा ऐसा वो करते हैं कि वो किसी से बात ही नहीं करते, बस वो शायरी करना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, या पेंटिंग्स। उनको पौधे बहुत पसंद होते हैं, नेचर बहुत पसंद होता है, ठीक है ना। और वो कैंसर सेल उसके जिस्म में ग्रो कर रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है। जब तक तो उसको छेड़ा नहीं जाता, जब तक तो वो बर्दाश्त करती रहती है, उसकी वाइटल फोर्स उस पर, उसके अंदर एनर्जी होती है, उस वक्त तक तो कैंसर कुछ भी नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, उसकी एक समझ लें, एक एक हद होती है, वो हद क्रॉस हो जाती है, तो वो उसके बाद फिर वो कैंसर डेवलप हो जाता है। अब हमारे इसमें बिल्कुल कैंसर का इलाज मौजूद है, बिल्कुल कैंसर का इलाज होता है, पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में किया जाता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत कौन दे, पेशेंट को कि इतनी बड़ी हिम्मत कैसे दी जाए, उसके अटेंडेंट को इतनी बड़ी हिम्मत कैसे दी जाए, और जो डॉक्टर कर रहा है वो कितना कॉन्फिडेंट है, वो कितना कॉन्फिडेंट है, ठीक है ना। वो कितना कॉन्फिडेंट होगा। आखिर में क्या होता है, जब लास्ट स्टेज गुजर जाता है, फिर उसके घर वाले ढूंढ रहे होते हैं कि चलो जी इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, इसकी कम से कम तकलीफ़ कम हो जाए, कम से कम ऐसे हो जाए, कम से कम इस तरह हो जाए। तो उस वक्त वक्त गुजर चुका होता है। उस वक्त एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो होता है वो भी कोशिश सिर्फ कर सकता है,
और पहले भी वो कोशिश ही कर सकता है, ऐसे नहीं कि वो कोई ऐसी दवाई दे देगा जिससे वो सब ठीक हो जाएगा, और उसको मैनेज करता है। जैसे आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, साल 2 साल, साल बाद उसको केमोथेरेपीज लगाते हैं, फिर हर साल बाद 2-3 साल बाद जो भी उनका पैटर्न होता है उसको फोकस कर रहे हो। अच्छा, वजह देखें जी, इसमें मेरा जो मेन मकसद है बताने का कि हर कैंसर की कोई ना कोई वजह हो। एक तो मौरूसी होती है। अब मौरूसी में भी वजह क्या है, जो आपकी फैमिली की तरफ से उनके माहौल में, उनका माहौल कैसा था। अगर उनका माहौल भी सख्त था तो आगे वो बच्चे पे उसका असर होता। अगर बच्चा माँ के पेट में है, उस वक्त अगर उस टाइम माहौल क्या था, उस वक्त सख्ती का माहौल था क्या नहीं था, और उस वक्त सेल तो उसके अंदर होता है क्योंकि वो ऐसी बीमारी है, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर आया, ऐसा कुछ हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी बात हुई है, किसी ने उसको मारा या किसी ने उसको डराया, तो सेल वो अपनी उससे खोल से बाहर आ जाएगी। तो ये है कैंसर की छोटी सी एक नॉर्मल सी आसान जुबान में एक हिस्ट्री, कि जी कैंसर ये है वजह, इसकी वजह से कैंसर होता है। अब क्यों, अब आगे चलते हैं, सेकंड इसमें चल जाते हैं। ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में अपना गुस्सा दबा के रखते हैं, या ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में गुरूर रखते हैं, ऐसे लोग जो बदला लेने की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है जी, जो बदला लेने की ख्वाहिश रखते हैं और वो कहते हैं हम सारी ज़िंदगी इसको नहीं छोड़ेंगे, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर वो सेल्स बनना, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गुस्सा जब आप करेंगे तो दूसरे पे जब आपको गुस्सा आएगा तो आपका जहनी दबाव भी आपके ऊपर होगा, और आपका एंगर जो है ना सप्रेस्ड भी होगा, एंगर आप जाहिर भी करेंगे, तो उससे आपकी बॉडी पे उसका असर आएगा। क्यों आएगा, मैंने क्या कहा था आपको पहले, कि जब वाइटल फोर्स कमज़ोर होती है या वाइटल फोर्स पे कोई अटैक होता है, तो उसके बाद उसका असर सिम्टम्स की सूरत में बॉडी पे आता है। तो ये लाजमी सी बात है कि जब आप गुस्सा करेंगे या आप किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगे, या उसने मुझे ये बात कही तो मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। मेरे पास एक पेशेंट थी, मेरे पास आई तो थी कैंसर के लिए, लेकिन वो करवा के इलाज नहीं गई। उसकी वजह ये थी, जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या मसला है, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से, और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो बहुत पुरानी बात है, फोत हो गई, तो उनको मल्टीपल कैंसर थे, मल्टीपल, वो उनका कैंसर था, उनको ब्लड कैंसर था, ठीक है जी, और उनको ट्यूमर्स भी थे। और मैंने जब उनसे पूछा कि जी आप, अब देखिए कितनी इसमें इस तरह की शख्सियत आती है आपके पास। आप कहते हैं ना कि कैंसर होता है तो बंदा तो उसी दिन गिर जाता है, कहता है बस मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। ये शख्सियत पढ़ी लिखी, जॉब करती, ये आई थी मेरे पास, और मुझे उन्होंने कहा कि जी आपके पास इसका इलाज है। मैं कहा बिल्कुल है। तो उन्होंने मुझसे जब डिस्कस किया तो उनको ये चीज़ पता नहीं थी कि हमने होम्योपैथिक डॉक्टर को किस तरह के सिम्टम्स देने हैं, जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उन्होंने पूरी अपनी फाइल की वो दिखाई, मैंने देखा। उसके बाद मैंने उनको बिठाया, चाय पिलाई, उनसे मैंने एक दो चार चीज़ें पूछी, उनकी फैमिली के बारे में पूछा। तो उनकी फैमिली के अंदर कैंसर रन कर रहा था, ठीक है जी। तो मैंने उनसे जब उनकी लाइफ के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि जो मेरे हस्बैंड थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। मेरे माँ बाप ने, मेरी उम्र जब गुजरी तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी कि भाई अभी उम्र बहुत ज़्यादा होगी। तो आपस में हमारे ख्यालात नहीं मिलते थे। हम एक दूसरे, ज़ाहिर बात है, मैं पढ़ी लिखी, वो अ, अनपढ़ बंदा था, तो आपस में हमारी बहुत सारी बातों पे क्रैशेस होते थे, बातें होती। तो मैंने अपने बच्चों को पाला बड़ा किया, और वो मुझ पे बहुत सख्ती करते थे, मैं फिर भी बर्दाश्त करती थी। लेकिन मैंने उनसे बस थोड़ा सा किनारा कश कर लिया, घर में ही रहते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन कहने का मकसद है कि एक वो जो लाइफ हस्बैंड वाइफ की होती वो नहीं गुजरी, सख्ती थी। बस मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया, सब कुछ किया। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने पूछा कि क्या आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफ़रत किससे करती है।
तो उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत इस इंसान से करती हूँ। ठीक है। और मेरे बच्चों को भी नहीं पता कि मुझे कैंसर है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता कि मुझे कैंसर है। अब ये पर्सनैलिटी भी हो जिसकी फैमिली के लोगों को नहीं पता हो, खुददार होगी, वो उसमें भी खुददार थी कि मैं अपनी खुददारी किसी के सामने वो ना करूं, कोई मुझ पे तरस ना खाए। ये है क्लासिकल वे ऑफ केस टेकिंग। ऐसे लोग होंगे। अब वो कैंसर मल्टीपल को, वो केमोथेरेपी भी करा रही थी और ट्रीटमेंट भी करा रही थी, अपने ट्रीटमेंट करा रही थी, लेकिन वो बंदी मुख्तलिफ थी और उसकी लाइफ में इतनी सख्तियाँ और इतना वो एक लेवल ऊपर नीचे का लेवल रहा ज़िंदगी में। माफ़, फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि बस अब वो जिस लेवल पे उनके बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, अब उनको एहसास हो गया कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, मेरी ये सपोर्ट है और मैं अपने बच्चों को ज़्यादा अपने बाप के पास नहीं जाने देती, मैं खुद ही उनकी तरबियत करती हूँ, खुद ही करती हूँ। ठीक है, आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं हर बात बच्चे मुझसे पूछ के करते हैं। अब जब उनको ये चीज़ पता चली कि भाई मैं, अब मेरी बच्चे मेरी सपोर्ट हो गए, तो फिर वो, उनको वो एहसास दोबारा से रिकॉल हुआ कि मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ, और मैंने बहुत सख्त टाइम गुजारा अपने बच्चों के लिए गुजारा। तो ये वजह की वजह से वो कहती कि मैंने उनको कभी माफ़ नहीं करना। तो मैंने कहा जी फिर तो आपका इलाज ही नहीं। हनीमन का जो पहला एफ्रिज्म है जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि एक अच्छा मुआलिज, एक अच्छा जो मौलिज होता है, तबीब होता है या मौलिज होता है, वो पेशेंट को हर हिसाब से देखता है, उसकी नफ्सियात को भी देखता है, उसके एहसासात को भी देखता है, उसकी बीमारी को भी देखता है और फिर कोशिश करता है कि उसको ठीक करना और वजह को ढूंढता है। अगर हम उसकी वजह ही नहीं दूर करें, हम उनको कहेंगे जी आप चलिए आज उनको माफ़ कर दियो, क्योंकि मैं तो नहीं करती माफ़। तो वजह देखिए, जब वजह ही नहीं दूर होगी तो वो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेल्स आपके। तो खैर वो चलेगी कि जी मैं तो उनको माफ़ नहीं कर सकती और इसके अलावा अगर आपके पास कोई मेडिसिन है तो दे दें। मैं कहा जी मेडिसिन मैं आपको दे दूंगा, या क्या होगा, वजह तो आती रहेगी, एक तरफ से वजह आती रह रही है, इधर से मेडिसिन दे रहे हैं, तो फ़र्क आपको तो नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के लोग भी, फिर इसके अगेंस्ट में ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं मैं बदला लूँगा, अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा तो कहेंगे हम इसको कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे, हम इसको कब्र से भी निकाल के मारेंगे। आपने देखा होगा अक्सर जब लड़ाई हो रही होती, एक मुल्क दूसरे मुल्क से जब लड़ रहा होता है तो उस दुश्मन पे इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो मर भी जाता है, फिर भी उसके ऊपर गोलियां चलाई जा रही होती। अगर वो साथ वाला उसको कह रहा होता कि भाई ये तुम्हारे क्या कहते, मर भी गया लेकिन मेरा मेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। ये लफ्ज़ सुना है ना, कि मेरा कलेजा अभी भी ठंडा नहीं हुआ, और उसको फिर भी मार रहा होता है, खुदा ना खास्ता बेहुरमती कर रहा होता है, जूते मार रहा होता है उसको, उसके साथ उठा उठा के फेंक रहा होता है। उसका जो अंदर का एंगर है उसको तसल्ली नहीं हो रही। तो जब आप नेचर से हटेंगे, आप अपने सिस्टम पे दबाव, देखिए आपका सिस्टम जो है आपकी वाइटल फोर्स है, जब आप उसको बांध देंगे तो फिर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे और आप कह रहे होंगे कि मेरे हिसाब से चलो। जब आप किसी सिस्टम को कह रहे होंगे मेरे हिसाब से चलोगे बॉडी के, तो ऑटो इम्यून डिजीजेज होनी शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है, वाइटल फोर्स कहती है मेरा तो इसने हाथ ही बांध दिया, कहता है इस तरह चलो इस तरह चलो। तो ये कैंसर जो है ना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एलोपैथिक में बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपको वजह पता चल जाएगी तो आप उसको भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके गम उसका वो जिसे ये एक हम मेडिसिन का मैंने नाम तो नहीं लेना लेकिन बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ये इस गम को अपने अंदर सप्रेस्ड करेगी, ये जो पर्सनैलिटी होगी, और ये बहुत साफ सुथरी होगी, फास्टिडियस होगी। फास्टिडियस मीन्स कि हर चीज़ पे बारीक बीन होगी। ये इवन ये छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर काट रही होगी तो बहुत बारीक तरीके से इसको काटेगी। अपने इसका घर बहुत साफ सुथरा होगा, इसकी हर चीज़ बहुत बहुत फास्टिडियस होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। और आपने सुना होगा अक्सर और बेशतर कई लोग
कहते हैं यार इसको क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक बड़ा अच्छा इंसान है, इसको कैसे कैंसर हो गया? क्योंकि उसके पीछे वजह उसका गम, उसकी डिप्रेशन, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई। अब आते हैं इस चीज़ पे कि होम्योपैथिक आप इस कैंसर पेशेंट की या वो कैंसर पेशेंट की हेल्प कैसे कर सकती है। देखिए जी, आप जब कोई भी डिजीज़ का इलाज कराते हैं तो आप एलोपैथिक की मेडिसिन लेते हैं। हम एलोपैथिक की मेडिसिन को बंद नहीं कराते, हमने उसकी ज़िंदगी को आसान करना होता है और उसका ट्रीटमेंट उसको देना होता है। ठीक है ना जी। अब उसके ट्रीटमेंट में क्या है कि हम उसकी पहले वजह सुनेंगे, और अगर हमें वजह मिल गई हम उसको दूर करेंगे। दूर कैसे करेंगे? उसकी वाइटल फोर्स को वही एनर्जी देंगे और उसकी वाइटल फोर्स को वही चीज़ देंगे जो उसको चाहिए, जिसकी वजह से वो अंदर डाउन हुई और उस सिस्टम में कैंसर सेल फट गया या कैंसर सेल मल्टीप्लाई होने शुरू हो गए। तो अपना सिस्टम ही खुद उसको ठीक करेगा, जिसका फार्मूला वही है। चाहे आपको नज़ला हो, ज़ुकाम हो, चाहे आपको कैंसर हो, चाहे आपको जानलेवा बीमारियां हों, अगर आपको उसकी वजह पता चल गई, उसकी वो सिम्टम्स पता चल गए जो वाइटल फोर्स बता रही है। ये वाइटल फोर्स, एहसासात, एहसासात, फीलिंग्स, ये आपकी वाइटल फोर्स बता रही होती है। जैसे खातून का मैंने मिसाल दी तो उसके एहसासात जो कुछ भी बता रही थी वो थी, सप्रेशन थी, उसका एंगर सप्रेस था, उसके अंदर बदला लेने की ख्वाहिश थी। ठीक है ना। और ऐसे लोग सारी ज़िंदगी सोचते रहते हैं कि मैं इसके साथ कैसे बदला लूँ, इसने मुझे ये क्यों कहा, किस लिए कहा। वो उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, बीमारियां डेवलप होना शुरू हो जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि कैंसर हो जाता है। अब किसी के पास, एक बुजुर्ग के पास एक बंदा गया, उसने उसको अमेरिका में रहता था, सारी ज़िंदगी उसने वहाँ गुजारी। तो वो उसके पास गया, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये उससे थोड़ी सी रिलेट है। वो उसके पास गया तो उस डायग्नोसिस हो गई जी, इसको आखिरी स्टेज पे कैंसर है, 6 महीने टाइम रह गया। इसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि जाओ जी, बस अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, इलाज विलाज कोई नहीं है, आप जाओ अपने 6 मंथ जो है ना एंजॉय करो, लाइफ को अपनी एंजॉय करो, आपके पास यही टाइम है। तो वो किसी बुज़ुर्ग के साथ बैठ थे या किसी बुज़ुर्ग के साथ उनके उस्ताद थे, वो उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, अपने मुल्क जाओ, अपने मुल्क में गांव में जाओ और 6 महीने वहाँ गुजारो, और जो लोग तुम्हारे ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो मिसाल के तौर पर तुम्हारे ख़ानदान में ऐसे हैं जिन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत है, उनकी वो ज़रूरतें पूरी करो। तो वो इंसान वापस अपने मुल्क में आया, अपने रिश्तेदारों के पास चले गया, किसी के घर गया तो कहा मैंने आज 2-3 दिन रहना है। तो वो 2-3 दिन जब रहा तो उससे पूछा कि दूध कहाँ से लाते हो? बोलो बाहर से लाते हो। उसने कहा गाय कितने की मिलती? इतने की मिलती है। जाके अगले दिन गाय लेके आ गया, उसको गाय दे दी। तो जब उसको गाय दी तो वो उन्होंने कहा ये क्या? बोला ये मेरी तरफ से तोहफा। तो उनके बच्चों, उन लोगों पे जो स्माइल उसने देखी उसको बड़ी सुकून मिला। उसने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर दूसरे कज़न के पास गया, उधर देखा जी खेत में वो हल चला रहा है। हल चला रहा है तो उसने कहा जी यार ये तो बड़ा तकलीफ दे काम है, ये तुम कैसे कर रहे हो? बोला जी इसके लिए तो वो ट्रैक्टर चाहिए। अच्छा जी चलो ठीक है। अगले दिन जाके उसको ट्रैक्टर ले दी। बोला ये मेरी तरफ से तोहफा रखो। बोला मैं तो नहीं दे सकता, तो बस रख लो। तो उसने इसी तरीके से 6 महीने गुजारे अपने रिलेटिव्स के पास, अपनी जायदाद में से बहुत सारा पैसा उसने लोगों की मदद की। जब वो वापस आया अपने बुज़ुर्ग के पास, उसने कहा जी मैं 6 महीने गुजार के आया, अब मेरे पास टाइम कम है। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं? बोला जी अब जाओ जाके टेस्ट कराओ। जब उसने टेस्ट कराए तो जनाब उसके जिस्म में कोई कैंसर सेल नहीं था। डॉक्टर से हैरान हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ? ये तुम दोबारा किए, फिर दोबारा किए। जब उन्होंने सब तसल्ली कर ली तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, साइंस इसको नहीं मानती। तो वो क्या था, उसकी वजह ये थी कि उसने सारी ज़िंदगी, उस बंदे ने, उसने बताया कि मैंने सारी ज़िंदगी पैसा जमा करता रहा, अपने पे लगाता रहा, मेरे कोई रिलेटिव्स फ़ोन करते, मुझे पता ही नहीं था मेरे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है या उस मुल्क में ऐसा कोई बंदा है या नहीं है। तो मुझे तो अब समझ आई। और मैं जब मरने लगा तो 6 महीने में मैंने कहा पैसा कहाँ लेके जाऊँ। तो मुझे वो उनकी जो तस्कीन और खुशी मिली, उससे मुझे ये पता चला कि ज़िंदगी ये। तो वो क्या हुआ, उसकी
जो सेंटर पे उसने अटैक किया, उसकी जो वाइटल फोर्स इनहास हो गई, पावर, उसको जो खुशी मिलती थी उससे वाइटल फोर्स में एनर्जी आ गई, और वो वाइटल फोर्स की वजह से वो उसके सेल्स ख़त्म होना शुरू हो गए, अपना सिस्टम ही ख़त्म करने लग गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया और वो जिंदा। ये बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, फिर डॉक्टर साहब ऐसे करते हैं, फिर लोगों को जाके यही समझाएं, आप भी समझाएं, हम भी समझाते हैं कि भाईजान आपको कैंसर, आप वजह ढूंढ लें, हमें वजह बता दें, हम कहेंगे कि भाई आपकी वजह माफ़ करने की, आप किसी को माफ़ कर दो, ठीक है ना, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। हानीमन ने भी ये कहा था, हानीमन ने भी कहा था कि पहले सुनो, उसकी पूरी स्टोरी सुनो, उसकी बात सुनो, उसकी फीलिंग सुनो, उसके एहसासात सुनो, फिर उस कॉज को ढूंढो, फिर उस कॉज के साथ उसको समझाओ। सब ये एक एक नॉलेज का काम है। नॉलेज का काम सिर्फ मेडिसिन देना नहीं है, ठीक है ना जी। जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव टॉकिंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, ये हकीकत है। लेकिन जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसने भी काम करना है। खाली बातों की हद तक आप मरीज का इलाज नहीं कर सकते, वक्ती तौर पे उसको पावर मिल जाएगी फिर डाउन हो जाएगी। जैसे एक बैटरी डाउन होती है, आप उसको थोड़ी देर के लिए चार्ज करते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत चलती है, जैसे बंद होती है दोबारा से वैसे हो जाती है। तो उसको मुस्तकिल इलाज चाहिए, तो उसको मुख्तलिफ मेडिसिन चाहिए होंगी जो कि उसके सिम्टम्स को डाउन करें, एनर्जी को उठाएं। आप बोल रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत लाइटली ले रहे हैं कैंसर को। बिल्कुल जी, क्लासिकल वे में हमने डिजीज़ के नाम पे इलाज नहीं करना, इसलिए हमें कॉन्फिडेंट होता है। हमारे पास जब भी पेशेंट आता है वो कैंसर का नाम लेता है, डॉक्टर साहब क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, मतलब ठीक करने वाली ज़ात अल्लाह की, हम कोशिश करेंगे। जैसे हर थेरेपी में, एलोपैथिक में भी जाएं, डॉक्टर कहता है मैं कोशिश करूंगा, कोई भी आपको लिख के नहीं दे देता, या कोई भी आपको कहता नहीं जी 100% आप ठीक हो जाएंगे। जी मैं कोशिश कर सकता हूँ, और इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश। अगर एक बंदे की तकलीफ को आप थोड़ा भी कम कर सकते हैं तो ये कोशिश है, शिफा अल्लाह ने देनी। अब वो बुजुर्ग की कोशिश थी जिन्होंने उनको ये चीज़ बताई, क्योंकि वो वजह ढूंढ गई थी, उनको वजह मिल चुकी थी, और वजह पे उस बंदे ने अमल किया। हमारा पेशेंट जब हम जो वजह बताएंगे, या जो वजह वो बताएगा हमें, और वो एक्यूरेट वो वजह होगी, जब उस पर भी वो काम करेगा, इधर से हम उसको मेडिसिन देंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला कैंसर क्या, जानलेवा बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। अब इसमें ये नहीं लोग फतवे देने लग जाएंगे कि जी देते हैं और देने लग जाएंगे कि जी अगर ऐसा होता तो क्यों नहीं लोग ठीक होते। क्यों लोग ठीक नहीं होते, सबसे पहले बात होती है यकीन की। आप एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में जब जाते हैं तो आपको यकीन 100% होता है, क्योंकि वहाँ हज़ारों क्या लाखों की तादाद में लोग वहाँ जहन बना के जा रहे हैं। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनका यकीन एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से ख़त्म हो चुका हो, और वो दूसरी थेरेपीज़ की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत पीछे हैं, और वो उस थेरेपी से उनको फ़र्क भी पड़ रहा है, वो ठीक भी हो रहे हैं। तो ये कैंसर के ऊपर मैंने एक लेक्चर दिया कि जो पेशेंट आएगा वो क्या करेगा, कौन से नॉर्मल सिम्टम्स है वो उसने सबको पता है, और कौन से सिम्टम्स है उसने बताने, और ये वो बात है जो पेशेंट आपसे नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। बहुत कम पेशेंट ऐसे आएंगे जो अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाएंगे, जो उनके घर में बचपन उनका कैसे गुजरा उसके बारे में बताएंगे, माँ बाप किस तरह के थे उसके बारे में बताएंगे, हस्बैंड के साथ लाइफ कैसे गुजर रही है, ससुराल के साथ लाइफ कैसे गुजर रही है, वो बताएंगे। बहुत कम। इसके लिए ये अवेयरनेस दी जा रही है कि आप इस तरीके से जब जाके अपने डॉक्टर को ये बात बताएंगे तो डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकेगा। होम्योपैथिक डॉक्टर फिर हेल्प करेगा आपकी, वो क्लासिकल वे से सोचेगा, सुनेगा, स्टोरी को समझेगा, और उसमें से वो सिम्टम्स लेगा जो PQRS होंगे। आप सुना होगा कई लोग कहते हैं जी कोई हमें थप्पड़ भी मार दे तो खामोश हो जाते हैं, और एक बंदा होगा जिसको खाली एक बात की जाए तो उठा के वो आपको नीचे फेंक देगा। फर्क है, चेंज है ना, डिफरेंट है, पर्सनैलिटी चेंज है। तो उसी हिसाब से इंसान के ऊपर बीमारियां आती हैं, उसकी वाइटल फोर्स के हिसाब से आती हैं। उसकी वाइटल फोर्स कितनी स्ट्रांग है, उस बीमारी के खिलाफ फाइट करती है, खुद ही ठीक हो जाती है।
अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा कैंसर होता है, रिसर्च ने बताया, वो खुद ही ठीक हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता, ज़िंदगी में खुद ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं और खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, पता, क्योंकि उसका टेस्ट वो कराता ही नहीं। कैंसर का टेस्ट तो आप जाके लास्ट स्टेज पे कई लोगों को पता चलता है तो जाके करा रहे होते हैं। ये वो टेस्ट तो नहीं जो हर साल बंदे करा, अब लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है खवातीन में, तो वो जाके अपना टेस्ट कराते हैं, मेमोग्राम टेस्ट होता है वो कराते हैं। ठीक है ना, उससे पता चल जाता है कि जी खुदा न खास्ता कोई ब्रेस्ट कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा बंदा। तो इसमें यकीन करेंगे, इसमें इलाज मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन उसका तरीका क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं बार बार हर वीडियो में, हर लेक्चर में यही समझा रहा हूँ, आम आवाम को भी समझा रहा हूँ और होम्योपैथिक डॉक्टर को भी समझा रहा हूँ कि आप कोशिश करें वजह की तरफ जाएं, कॉज की तरफ जाएं। अगर आपको कॉज मिल जाता है, उसकी फीलिंग्स मिल जाती हैं, उसके एहसास मिल जाते हैं, उसके वो PQRS सिम्टम मिल जाते हैं जो आपकी ऐसी मेडिसिन के साथ मैच करते हैं, ऐसी मेडिसिन के साथ मैच करते हैं, तो जब आप उसको देंगे तो वही काम करेगा जो नज़ला ज़ुकाम खांसी में मेडिसिन काम करती है। जैसे वो नज़ला ज़ुकाम खांसी ठीक करती है, इसी तरह आपका कैंसर भी उसी तरीके से ठीक होता है। मैं नाम नहीं लूँगा, दूसरे ममालिक में हॉस्पिटल्स हैं, 3-3 दिन, 4-4 दिन पेशेंट वहाँ जाके एडमिट होते हैं। होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से उनकी केस टेकिंग की जाती है, उनको प्रॉपर रखा जाता है, उनको मैनेजमेंट की जाती है, और वो कैंसर के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और भी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस ठीक हो रही हैं। वो बहुत आगे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कि उस पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ अवेयरनेस कोई नहीं दे रहा है, अवेयरनेस दे, कम से कम लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, लोग इस इलाज की तरफ आएंगे, अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, आप लोग अपने बच्चों को इस तरफ लेके आएंगे। अच्छा, इधर नहीं होगी तालीम, किसी और मुल्क से पढ़ाएंगे। जब आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो बड़े बड़े इलाज मौजूद है, इसमें अगर सही पढ़ के आगे जाया जाए तो ये तो इसके तो एंड ही नहीं है, तो नेचुरल ट्रीटमेंट है, ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, ये पीछे नहीं आएगा। ये नहीं कि आप लिमिटेशन है जी बस इसकी बीमारी के बाद हमारे पास और बीमारी जो नहीं आई है उसका इलाज ही नहीं। देखिए, बीमारी के नाम पे आपका एलोपैथिक इलाज मुख्तसर कर सकता है, वो एक बीमारी है जैसे कैंसर है, कर ली। अब मुख्तलिफ तरह के जो कैंसर आ रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही हैं, उस पर तो रिसर्च ही नहीं हुई, उस पर तो रिसर्च ही नहीं हुई है। अब कितने वायरसेस आजकल दुनिया में फैले थे, अब बताएं उस पर रिसर्च हुई थी? उस पर रिसर्च ही नहीं हुई। जब रिसर्च ही नहीं होगी तो उसकी वैक्सीनेशन कैसे निकालेंगे, उसकी 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 मेडिसिन कैसे निकालेंगे? हमारे ट्रीटमेंट में, नेचुरल इलाज में यही तो तस्वुर है कि जो भी बीमारी आएगी, XYZ, क़यामत तक भी जो बीमारी आएगी, हमने उसके नाम पे इलाज नहीं करना, हमने उसके एहसासात को देखना, उसकी फीलिंग्स को देखना, उसके सिम्टम्स देखना है, कॉज को देखना है, कॉजिक फैक्टर को देखना है, फिर जाके अपने पेशेंट का इलाज करना। और वो सिम्टम्स तो मुख्तलिफ होंगे ना, हर पेशेंट को वो सिम्टम मुख्तलिफ आ रहे होंगे, वो हमारी रेपर्टीज में मौजूद हैं, मेडिसिन मौजूद हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, हज़ारों की तादाद में मेडिसिन मौजूद हैं, तो वो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो ये मैं इस चीज़ का, अब लोग कहेंगे कि जी आपने दावा कर दिया कैंसर का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, हम नज़ला ज़ुकाम खांसी का भी इलाज कर सकते हैं, कैंसर का भी कर सकते हैं। जो नाम आपने बीमारियों का दिया, हम सब बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप जब कॉन्फिडेंट होकर इलाज कर रहे हैं, आप जब मेहनत कर रहे हैं, आपका ट्रैक सही है, आपका आपका रास्ता दुरुस्त है, और आप उसी रास्ते पे चल के लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो आपके लिए नज़ला ज़ुकाम खांसी भी वही है और कैंसर भी वही है। दोनों में असूल वही अप्लाई होंगे, दोनों के असूल वही अप्लाई होंगे जो नज़ला ज़ुकाम खांसी में भी हो रहे हैं और जो आपके कैंसर में भी हो रहे हैं। तो इसमें जो क्लासिकल वे में इलाज करता है डॉक्टर, उसको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो तो घबराए ही ना। घबराना तो उसको चाहिए जो अपने ट्रैक से हटाए, जो गलत तरीके से टोटकों से इलाज कर रहा है, वो घबराए कि भाई पता नहीं मैं हाथ डाल दूं कल को, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, क्या हो क्या नहीं हो। क्योंकि आपका रास्ता दुरुस्त है। जब आपका रास्ता दुरुस्त है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जी, कोशिश कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है,
मेरा जो पैगाम था मेरे ख्याल शायद आप तक पहुंच गया होगा कि जी मुख्तसर ये है कि होम्योपैथिक में हर क्रोनिक डिजीज़ का, एक्यूट डिजीज़ का इलाज मौजूद है जिसका नाम आप लोगों ने दिया। अब उसके सिम्टम्स आपने कौन से जहन में रखे हैं वो नहीं, जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ वो जहन में रख के आपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है जी। और अगर मुझसे किसी ने अपॉइंटमेंट बुक करना है तो मैं नंबर बता देता हूँ, 0322900930। इसके ऊपर अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। मैं ऑनलाइन पेशेंट ज़्यादा देखता हूँ, दुनिया में कहीं भी पेशेंट होगा हम ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन केस टेकिंग करते हैं, जूम पे केस टेकिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे केस टेकिंग करते हैं, मैनेजमेंट देते हैं, मरीज़ को आसान आसान वे में उसका इलाज करते हैं, उसको इतनी तकलीफ भी नहीं होती, इतनी लंबी लंबी लाइनें भी उसके लिए नहीं लगती, इतने लंबे लंबे सफ़र भी नहीं उसको करने पड़ते हैं। तो जूँ जूँ टेक्नोलॉजी आगे जाती जा रही है, महदूद होता जा रहा है सिलसिला। तो ये नंबर मैंने बताया है, आपको किसी को भी कोई सवाल हो इस मुतल्लिक, सवाल भी आएगा तो मुझसे बेशक डायरेक्ट फ़ोन करके आप सवाल, चाहे वो मरीज़ कर सकता है, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर कर सकता है, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर कर सकता है। अगर कोई किसी के जहन में किसी किस्म का कोई सवाल होगा तो मैं उसको विद रेफरेंस, और जो मैं उसको इन बुक्स में जो लिखा हुआ है जो हमारी होम्योपैथिक, वो उसके रेफरेंस के हिसाब से उसको जवाब दूँ, इंशाल्लाह मुतमिन रहेगा। ठीक है जी। चलें दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।